पब्लिकली हेल्ड कंपनीज होती हैं जिनके स्टॉक्स जो है वो ट्रेड होती हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर। जैसे ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज का क्या मतलब है, जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, पीएसएक्स, पीएसएक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पीएसएक्स, जो कि पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज होती थी। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 3 एक्सचेंजेस थी, तीनों को मर्ज करके इन्होंने एक ही एक्सचेंज बना दी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पहले केएससी होती थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर एक्सचेंज होती थी, एलएससी, और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, आईएससी। 3 एक्सचेंजेस थी, तीनों को मर्ज करके इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो अपना मल्टीनेशनल हो या नेशनल कंपनीज हो, जो कि अपना कॉरपोरेशंस हैं और पब्लिक लिमिटेड हैं, यानी जिनके शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, वो सारी कंपनीज यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो ट्रेड करते हैं। तो ये इनकी मार्केट प्राइस कहाँ, यानी इनकी मार्केट कौन सी है, ये मार्केट बता रहा है। ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस के कौन सी होती हैं, अच्छा पीएसएक्स जो है वो खुद एज अ रेगुलेटर भी काम करती है, इसमें भी लिस्टिंग करानी पड़ती है। एक कंपनी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, लेकिन उसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते ट्रेडिंग के लिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस कॉर्पोरेशन को जाके पीएसएक्स में जाके अप्लाई करना पड़ता है कि हम लिस्ट कराना चाहते हैं। वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं उनको लिस्टेड कंपनीज कहते हैं, कि ये लिस्टेड कंपनीज हैं। ठीक है, तो आपकी वो लिस्ट होती है, जब वो लिस्ट हो जाती है तो फिर सेलिंग दोनों हो सकती है। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइंस द प्राइस पर शेयर। जैसे आप कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, और एक सेलर वहां पे बैठा है मार्केट प्लेस के ऊपर, डील हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइंस द प्राइसेस पर शेयर, कि वो जिस पे एग्री कर जाते हैं जिस प्राइस पे, उसी प्राइस पे आपका क्या हो जाता है, आपकी डील हो जाती है, आपकी ट्रेड हो जाती है। प्राइसेस टेंड टू फॉलो द ट्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइसेस टेंड टू फॉलो द ट्रेंड ऑफ अ कंपनीज अर्निंग। कंपनीज अर्निंग का जो ट्रेंड है, यानी कंपनीज अर्निंग का ट्रेंड कैसे निकालेंगे, आपकी कंपनीज की अर्निंग ऐसे ऊपर जा रही है तो आपकी शेयर प्राइस भी ऊपर ही जाएगी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ टाइम है आपका, ठीक है, यहाँ आपकी अर्निंग्स या प्रॉफिट्स हैं। तो आपके जो अर्निंग्स का जो ट्रेंड बनता है, उसी ट्रेंड के हिसाब से आपका क्या बनता है, आपकी प्राइस डिटरमिन होती है। आपकी स्टॉक प्राइस भी जो है वो इंक्रीज करती है, यानी शेयर प्राइस भी आपकी इंक्रीज करती है। और दो चीजें उसने बताई हैं, कंपनीज अर्निंग, एक तो कंपनी अर्निंग है और दूसरा डिविडेंड्स है। सम टाइम कंपनी अर्न तो कर रही होती है लेकिन डिविडेंड्स नहीं दे रही होती, तो उसकी प्राइस इतनी तेजी से नहीं जाती ऊपर, क्योंकि जब आपको डिविडेंड मिलता है तभी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, आप कहते हैं मुझे रिटर्न चाहिए, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे रिटर्न चाहिए, मैं पैसे लगाता हूँ, मुझे कुछ पैसे मिलने भी चाहिए एज अ रिटर्न, प्रॉफिट के तौर पे। तो अगर डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है हर साल और डिविडेंड देती है, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो फिर वो पार्ट मुझे मिलेगा ना, तो मुझे फायदा होगा उसका। ठीक है, मुझे फायदा होगा उसका, तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो आपकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कंपनी की प्रॉफिट, फिर दूसरा कंपनी की प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन उसके शेयर होल्डर्स में। ये प्रॉफिट्स जो है कंपनीज अर्निंग हो गई और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिविडेंड्स हो गई। फैक्टर बियॉन्ड अ कंपनीज कंट्रोल में कॉज डे टू डे फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइसेस। वो फैक्टर जो कंपनी की पहुंच से दूर है, ठीक है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कौन सी चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते? ओवरऑल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आजकल की सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन है, उसमें बिजनेस ज़्यादा इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, और कंपनी तो कुछ भी नहीं कर सकती ना उस बारे में। फॉर एग्जांपल, जो ओवरऑल आपका इंटरेस्ट रेट होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपकी लेंडिंग बारोइंग वगैरह होती है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी की जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर होती है। इकोनॉमी सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं आपके बिजनेस को।
जब जो चीजें बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं वो मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट करती हैं, उसको हम मार्केट प्राइसेस कह रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस हैं, आपके शेयर्स की प्राइसेस हैं। तो आपकी ये एक इंडिकेशन होती है कि शेयर मार्केट अगर अच्छी जा रही है तो इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी जा रही है। तो एक आप रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इसको लेते हैं, ठीक है। तो आपकी मार्केट प्राइस में सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट प्लेस कौन सी है, फिर हमने देखा कि ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, फिर हमने कहा कि कौन सी चीजों को फॉलो करती है मार्केट प्राइस। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर उसकी अर्निंग्स को और डिविडेंड्स को फॉलो करती है, और फैक्टर्स जो कि आपके कंट्रोल नहीं हो सकते, इसलिए आपका जो फ्लक्चुएशन होती है उसकी मेनली रीजन जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, ठीक है। और आपकी इंटरनल कंडीशंस भी हो सकती हैं, यानी आपके प्रॉफिट्स डिप कर गए हैं, पहले पिछले साल ज्यादा थे, इस साल कम हो गए आपके प्रॉफिट्स, तो यकीनन आपकी जो शेयर की प्राइस है वो भी गिरेगी साथ उसके, ठीक है। और अगर आपने डिविडेंड्स कम कर दिए तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। तो आपकी मार्केट प्राइस जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। तो वो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन ही है आपकी कंपनी की, और एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, आपका इन्वायरमेंट जिसके साथ आपकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक स्लाइड दी हुई है, ये काफी इंफॉर्मेटिव है, आपको थोड़ा सा इसको पता चलेगा। इसमें जो है एक कंपनी है नाइकी, उसका आपको पूरा आपको स्टॉक का वो दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस ट्रेड स्टॉक ऑफ पब्लिकली हेल्ड कंपनीज एट डॉलर प्राइस पर शेयर। डॉलर प्राइस पर शेयर के ऊपर वो नॉर्मली करती हैं, यहाँ रुपीज में होता है पाकिस्तान में। इस्टेब्लिश बाय द इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर, तो उनके इंटरेक्शन के साथ जो है उसकी ट्रेडिंग होती है। फॉर ईच लिस्टेड सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी किसको कह रहा है, वो शेयर को कह रहा है, ठीक है, शेयर को कह रहा है, इक्विटी शेयर को, ठीक है। द फाइनेंशियल प्रेस रिपोर्ट्स द हाई एंड लो प्राइसेस ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे हमारा बिजनेस रिकॉर्डर ये पब्लिश करता है कि स्टॉक मार्केट कैसे मूव कर रही है, तो किसी भी स्टॉक की उस साल के अंदर जो हाई और लो प्राइस थी उसको दिखाएगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक दिखाता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ स्टॉक का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, ठीक है, ऑन अ गिवन डे, जिस दिन की वो दे रहा है उस दिन का वो क्या कह रहा है, उस दिन का वो दे रहा होगा कि इसके कितने शेयर ट्रेड हुए आज के दिन के अंदर, और आज के दिन इसका क्या हाई रहा, हाई वैल्यू क्या रही, कितनी लो वैल्यू रही, क्योंकि उसकी फ्लक्चुएशन तो होती रहती है ना प्राइस के अंदर, फॉर द डे एंड क्लोजिंग मार्केट प्राइस, और किस प्राइस पे वो क्लोज हुआ, ठीक है, विद द नेट चेंज फॉर द डे। तो इस दिन के अंदर कितना नेट चेंज आया कल के दिन की निस्बत, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, देखिए 52 वीक्स मतलब एक साल हो गया। अगर आज आप इसको देखें तो अच्छा डेट है, आज है 24 अगस्त। से फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आप 24 अगस्त को देख रहे हैं, ये 24 अगस्त का डाटा है। तो ये आपका पिछले 52 वीक्स का दिखा रहा है, मतलब 23 अगस्त 2020 से लेके 23 अगस्त 2021 तक का डाटा ये दिखा रहा है, ठीक है। इसमें पूरे साल के अंदर यानी आज से लेके पिछले पिछले एक साल का डाटा दिखा रहा है। इसमें कितना हाई रहा, हाईएस्ट प्राइस रही $78.55 और लोएस्ट प्राइस रही $48.76। किस कंपनी की, नाइकी की, ठीक है। और इसका वॉल्यूम आज के दिन में क्या रहा, 24 अगस्त को, आज के दिन क्या इसका वॉल्यूम रहा, इसका वॉल्यूम ये रहा 5.375 मिलियन, ठीक है। या इसको आप 53,73,75,651 रहा, ठीक है। ये 24 अगस्त जो शेयर्स ट्रेड हुए वो इतने शेयर्स ट्रेड हुए, और आज के ही दिन में इसका हाईएस्ट जो वैल्यू रही वो 72.4 हो रही, और लोएस्ट वैल्यू आज के दिन में कितनी रही, 69.78। लेकिन जब मार्केट बंद हुई आज के दिन में, यानी जब स्टॉक मार्केट क्लोज हुई, तो उस वक्त इसकी प्राइस कितनी थी, $70.61 थी, ठीक है। और कल की निस्बत इसके अंदर जो चेंज आया, नेट चेंज जो आया है प्राइस के अंदर, वो इसकी पहले से वैल्यू 1.69 गिरी है कल की निस्बत। जो कल की जो क्लोजिंग वैल्यू थी उससे कितनी वैल्यू ये गिरी है, यानी यस्टरडे 23 अगस्त को इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी, तो इसलिए ये नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो ये देखें, इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है ये, इन अ वे यू कैन रीड कि भाई स्टॉक्स को कैसे रिपोर्ट किया जाता है।
इनकी मूवमेंट को, स्टॉक प्राइस को कैसे अपना प्रेजेंट किया जाता है। दीज नंबर्स इंडिकेट द फॉलोइंग: द हाई एंड लो मार्केट प्राइस फॉर द लास्ट 52 ईयर्स विच इज 1 ईयर, वो दी हुई है द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द डे, यानी जिस दिन की आप कर रहे हैं उस दिन की ट्रेडिंग वॉल्यूम बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए उसके। ट्रेड का मतलब है बाय हुए या सेल हुए, दोनों को ट्रेड कहते हैं। यानी बाइंग भी ट्रेडिंग का पार्ट है, सेलिंग भी ट्रेडिंग का पार्ट है। यानी एक आपकी बाइंग और सेलिंग हुई है तो ये आपकी एक ट्रेड कंप्लीट हुई है, ठीक है, एक ट्रेड कंप्लीट हुई। तो द हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस फॉर द दैट डेट वर दिस वन, and respectively the net change for the day was a decrease of 1.69 per share। तो एक शेयर की इतनी वैल्यू डिक्रीज हुई। तो ये एक वैसे एक दिया हुआ था कि भाई आपने इसको प्रैक्टिकली देखना है तो कैसे देखेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि इन फिगर्स को हम रीड कैसे करते हैं। फॉर स्टॉक्स ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस, हाउ आर द डॉलर प्राइसेस पर शेयर एस्टैब्लिश, कैसे एस्टैब्लिश देख लिया कैसे। व्हाट फैक्टर्स माइट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ शेयर्स इन द मार्केट प्लेस। होता यह है कि कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज वगैरह आती है तो वो न्यूज जो है इफेक्ट करती है आपकी शेयर प्राइस को सेम डे के अंदर भी। तो एक दिन के अंदर इतनी मूवमेंट आपकी नजर आती है किसी भी शेयर के अंदर। कुछ शेयर के अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, कुछ शेयर के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। जिसमें ज्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं ना उसमें मूवमेंट ज्यादा होती है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग भी ज्यादा होती है। चले जी, अब आ जाते हैं हम जी पार और नो पार वैल्यू के ऊपर। पार वैल्यू जैसे हमने कहा था, बॉन्ड्स को हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि पार वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। कोई क्वेश्चन है पिछली स्लाइड का? किसी का माइक ओपन हुआ था अभी? नहीं है, अच्छा। जब पूछना हो क्वेश्चन तभी माइक ओपन किया करें क्योंकि शोर आता है माइक के साथ ना। अच्छा, पार एंड नो पार वैल्यू, यानी पार वैल्यू होगी जो वैल्यू उसकी जब आप इशू करते हैं उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू होती है वो पार वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। जो इनिशियल प्राइस के ऊपर जो आप इशू करते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अपने शेयर्स को आप सेल करते हैं इनिशियली, वो उसकी पार वैल्यू होती है। ये पार वैल्यू हो सकता है शेयर के ऊपर लिखी हुई हो सकता है ना लिखी हुई हो। नहीं लिखी हुई होगी तो हम इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? हम इसे डिटरमिन करेंगे कि फर्स्ट इश्यूएंस जो हुई है उसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या रही है। तो फर्स्ट जो इश्यूएंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ, आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो वो आईपीओ करती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो शेयर्स को इशू करती है तो उसको आईपीओ कहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी फर्स्ट आईपीओ है, सेकंड आईपीओ, आपको बाद में दोबारा फिर कैपिटल की जरूरत पड़ गई, आप शेयर्स बेच के या स्टॉक बेच के आप पैसे इकट्ठे करना चाह रहे हैं, फंड्स रेज करना चाह रहे हैं किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, तो आप आईपीओ करते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन होती है आपके पास आईपीओ की। एक दूसरी ऑप्शन आपके पास बॉन्ड्स की भी है, वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, years ago par value determined the legal capital per share, ठीक है। वो कहता है बहुत साल पहले जो है जो पार वैल्यू थी उसी को समझा जाता था कि वो लीगल कैपिटल पर शेयर है, ठीक है। दैट अ कंपनी मस्ट रिटेन इन द बिजनेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स, जिसको कंपनी को रिटेन करना होता है ताकि वो कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स की प्रोडक्शन कर सकें, यानी जिनसे उन्होंने लोन लिया हुआ है उनके लोन वापस करने का यही तरीका है ना कि उनके पास कैपिटल कितना है, ठीक है। टुडे मेनी स्टेट्स डू नॉट रिक्वायर अ पार वैल्यू। पाकिस्तान के अंदर मेशन में जितने भी चीजें जितने भी शेयर्स काम करते हैं वो पार वैल्यू पे ही करते हैं। समहाउ ये आपका यूएस का दिया हुआ है। नो पार वैल्यू स्टॉक इज क्वाइट कॉमन टुडे। नो पावर में क्या होता है, उसमें बोर्ड जो है वो एक वैल्यू सेट कर देता है खुद से। यानी आपका शेयर इशू हुआ था, फॉर एग्जांपल पुरानी कंपनी है, 30 इयर्स पहले आपने इशू किया था शेयर, अब पूरे डायनेमिक्स ही चेंज हो गए तो आप उसकी पार वैल्यू बहुत ही कम हो गई ना, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन सारी चीजें साथ साथ चल रही होती है ना इकोनॉमी के अंदर। तो आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को रीसेट कर देते हैं कि ये इसकी ये वैल्यू होगी, तो नो पार वैल्यू उसकी, उसको नो पार वैल्यू कहते हैं। जो सेट एडजस्ट की हुई वैल्यू होती है उसको नो पार वैल्यू कहते हैं, और बहुत कॉमनली इसको आप चेंज नहीं करते। इन मैनी स्टेट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असाइंस अ स्टेटेड वैल्यू, तो उसकी जगह आप क्या है, नो पार वैल्यू की जगह एक स्टेटेड वैल्यू डालते हैं जिसमें पार वैल्यू नहीं होती।
टू नो पार शेयर्स, जिनके पार वैल्यू नहीं है शेयर्स की, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? Which of these statements is false? Ownership of common stock gives the owner a voting right. Yes, ये तो true है. The stockholders equity section begins with paid in capital. ये वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन yes it is true कि paid in capital के साथ ही start होता है. The authorization of capital stock does not result in a formal accounting entry. Authorization का मतलब क्या है कि आपने उसकी इजाजत ली है। हमने कहा ना आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या चार्टर जो हम लेते हैं कि ये कॉर्पोरेशन बनेंगे, उसमें हम बताते हैं कि हमने कितने शेयर्स जो है वो हमने कितने शेयर्स इशू करने हैं। यानी हमने कहा था 1 बिलियन शेयर इशू करने हैं, तो वो 1 बिलियन की आपको इजाजत मिल जाती है तो हम कहते हैं वो ऑथराइजेशन हुई है कैपिटल की। तो ऑथराइजेशन के ऊपर तो आप कोई अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं करते ना, जो आप इशू स्लाइड पे था। तो ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग लग रही है डी वाली, ठीक है, दिस इज। अच्छा जी, जरा ये दिखाएं, यहाँ पे क्या है, indicate whether each of the following statement is true or false. Similar to partners in partnership, stockholders of corporation have unlimited liability. नहीं, ये तो हमने पढ़ा था कि अनलिमिटेड नहीं होगी, यानी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ होगी, ये तो फॉल्स है। It is relatively easy for a corporation to obtain capital through the issuance of stock. Yes, it's true कि आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं, स्टॉक इशू करके आप पैसे रेज कर सकते हैं। The separation of ownership and management is an advantage of the corporate form of business. To some extent, yes, it is. Uh, to some extent, it is an advantage, but in other perspective, यानी हमें कहा कि जो ओनर्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर एक्टिव नहीं होते, तो ये आपका बेनिफिट से ज्यादा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इट इज फॉल्स। Journal entry to record authorization of capital stock includes a credit to appropriate capital stock account. Authorization of capital stock पे तो हमने अभी कहा कि एंट्री नहीं होगी, ये तो फॉल्स है। एंट्री तो होती है इश्यूएंस के ऊपर। All states requires a par value per share for capital stock. अगरचे ये यूएस का है, लेकिन अभी हमने देखा कि सारी स्टेट्स के अंदर पार वैल्यू नहीं है, कुछ स्टेट के अंदर स्टेटेड वैल्यू होती है, पार वैल्यू नहीं होती, तो ये भी फॉल्स है। ले कॉर्पोरेट कैपिटल यानी कॉर्पोरेशन का जो कैपिटल है वो कहां से आ रहा है, जिसे हम प्रोप्राइटरशिप प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम कहते थे ना ओनर्स कैपिटल, तो ये कॉर्पोरेट कैपिटल है आपका, कॉर्पोरेशन का कैपिटल। इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, हम कहते हैं जी दो सोर्सेज हैं इसके, दो सोर्सेज हैं, एक पेड इन कैपिटल एक सोर्स है, सोर्स नंबर 1। सोर्स नंबर 2 क्या है, रिटेन अर्निंग। तो दो सोर्सेज हैं आपके, याद रख लें इसको अच्छी तरह से। आपके पास कॉर्पोरेट कैपिटल के दो, एक पेड इन कैपिटल है, दूसरा रिटेन अर्निंग है, ठीक है। टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इक्विटी, एक आपका कॉमन स्टॉक, सॉरी पेड इन कैपिटल, और एक आपका रिटेन अर्निंग, ठीक है। एक पेड इन कैपिटल और एक रिटेन अर्निंग। अच्छा, ये इसमें लिखा हो ये प्राइमरी सोर्सेज है, इसका मतलब है कोई और सोर्सेज भी हो सकते हैं, वो क्या होंगे वो अगर आते हैं तो हम फिर देखते हैं, बल्कि वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्सेस में जो आपको मिलती है वैल्यू, प्रीमियम जो होता है आपका वो। अच्छा, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको हम देख लेते हैं। पेड इन कैपिटल क्या है जी, इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड अदर एसेट्स पेड इन टू द कॉर्पोरेशन बाय स्टॉक होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक। तो जितना पेड इन कैपिटल का मतलब है जितना आप इशू करेंगे वो आपका पेड इन कैपिटल होगा, ठीक है ना। जितना आप इशू, अब आपने कॉमन स्टॉक कुछ इशू किया है, कुछ आपने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया है, कुछ आपने इशू किया है जो उसकी वैल्यू से ज्यादा है, पार वैल्यू से ज्यादा है, तो वो एक्सेस इन पार हो जाएगा, ठीक है, या एक्सेस इन स्टेटेड वैल्यू हो जाएगा, वो आपका वो हो जाएगा। और रिटेन अर्निंग क्या है, जो प्रॉफिट आपने सेव करके रखा होता है। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग को देखिए, रिटेन अर्निंग क्या है, इज द नेट इनकम दैट कॉर्पोरेशन रिटेन्स फॉर फ्यूचर यूज। क्या आपने कोई प्लांट लगाना है फ्यूचर में, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा पैसा पे रखते चले जाते हैं प्रॉफिट में से, वो रिटेन अर्निंग होती है आपकी, ठीक है। और जी, और आपका यहाँ पे
कुछ कॉमन स्टॉक इशू करेंगे, उस इशू करेंगे तो उसका पेड इन कैपिटल बन जाएगा, कुछ प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे तो उसका पेड इन कैपिटल बन जाएगा। जो उसकी पार वैल्यू के ऊपर जाएगा उसको पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कहेंगे, ठीक है। वो कॉमन स्टॉक में भी हो सकता है, वो प्रेफर्ड स्टॉक में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो आपके कौन कौन से टी अकाउंट्स बनेंगे जी? जो इसके अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर दो टी अकाउंट्स बनेंगे, एक आपका कॉमन स्टॉक का बनेगा और एक आपका रिटेन अर्निंग का बनेगा, ठीक है। दो आपके अकाउंट्स टी अकाउंट्स बनते हैं, यानी दो अकाउंट्स बनते हैं इसमें इक्विटी के लिए, ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो आपका एक ही अकाउंट बनता था, ऑनर कैपिटल, और पार्टनरशिप के अंदर जितने पार्टनर्स होते थे उन हर पार्टनर का नाम और कैपिटल साथ लिख के हम अकाउंट्स बनाते थे। कंपैरिजन ऑफ ओनर्स इक्विटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या ओनर इक्विटी एक ही चीज है। अकाउंट्स रिपोर्टेड ऑन अ बैलेंस शीट फॉर अ प्रोप्राइटरशिप, अ पार्टनरशिप, तो जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है प्रोप्राइटरशिप के लिए वो ये होती है, ठीक है। जो पार्टनरशिप के लिए होती है वो ये होते हैं अकाउंट, और कॉर्पोरेशन के लिए जो होती है वो ये होती है, ठीक है। हम इनकी इसकी प्रेजेंटेशन भी देख लेंगे बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से प्रेजेंट करती है। चलें, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जब आप इशू करते हैं स्टॉक को, तो आपका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रो सोर्सेस ऑफ पेड इन कैपिटल, क्या आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, पेड इन कैपिटल यानी आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, वो आपको शो करेगा इसमें कि कॉमन स्टॉक कितना इशू किया आपने, ठीक है। मेंटेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिटेन, दूसरा ये डिस्टिंक्शन बनाता है जी पेड इन कैपिटल के अंदर कि कितना आपके इशू से आए और कितना आपके प्रॉफिट से आपके पास आ रहे हैं, पैसे अर्निंग से आ रही है। अदर देन कंसिडरेशन रिसीव्ड द इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक इफेक्ट्स ओनली पेड इन कैपिटल, तो आपका जब इशू होता है कॉमन स्टॉक तो उससे रिटेन अर्निंग तो चेंज नहीं होती, लेकिन पेड इन कैपिटल चेंज होता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है, नहीं इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज ही होगा, इशू करने से सिर्फ इंक्रीज ही होगा। अच्छा जी, ले जी एग्जांपल आ गई, इशू कर रही हैं फॉर कैश, ठीक है। इशूइंग पार वैल्यू कॉमन, यानी वो कॉमन स्टॉक जिनकी फेस वैल्यू है उसको आप इशू कर रहे हैं फॉर कैश, ठीक है। इसकी एंट्री आ गई पहली अकाउंटिंग एंट्री। Assume that Hydroslide Incorporation issues 1000 shares of $1 par value common stock. Prepare Hydroslide's journal entry if 1000 shares are issued $1 per share. अब ये इशू प्राइस है, पार वैल्यू है, पार वैल्यू जो है ये पार वैल्यू उसकी हो गई और ये इशू प्राइस, इशू प्राइस का मतलब है इतना कैश आप ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है दूसरी एग्जांपल, चलो पहले वाली एग्जांपल देख लेते हैं। तो $1 ही पार वैल्यू है और $1 पे ही आप इशू कर रहे हैं, तो आपके पास कितना कैश आएगा, कितना कैश आएगा जी, $1 फॉर ईच शेयर, तो टोटल शेयर्स कितने हैं 1000, तो आपके पास $1000 आ गए। और आपके पास जी, और आपके पास जो कॉमन स्टॉक है वो कितना क्रेडिट होगा जी, इक्विटी से, इक्विटी में कितने गए पैसे जी, आपके $1 ईच फॉर 1000 शेयर्स, तो 1000 गए, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैश डेबिट हो गया और वो क्रेडिट हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि अगर पार वैल्यू से हट के आप इशू कर रही हैं, पार वैल्यू तो 1 है ना, $1 है, आपने इशू किया उसको $5 के ऊपर, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आपके कॉमन स्टॉक की जो पार वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो हम किस में डालेंगे, पेड इन कैपिटल एक्सेस इन पार, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे। तो कैश आपके पास कितना आया टोटल, क्योंकि 1000 शेयर्स थे, $5 ईच शेयर आपने कैश रिसीव किया, तो $5000 आपके पास कैश आ गया। कॉमन स्टॉक सेम रहेगा आपका पार वैल्यू के ऊपर, और जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिली हैं वो जाएंगे पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू, वो 4000 आपको मिली है। इसकी समझ आ गई आपको, इज इट क्लियर? यस सर, पहली क्लियर। एंट्री है जो हमने देखी है इसके अंदर। चलो मुझे इसको बंद करके देखने की तो जरूरत नहीं है आके, चले अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन उसकी हो गई, अभी वो ये कह रहा है कि ये कौन सा अकाउंट है, ठीक है। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार जो है इसको आप प्रीमियम ऑन स्टॉक भी कहते हैं।
अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार डैश कॉमन स्टॉक, ये हम यूज करते हैं किसमें, जीएएपी के अंदर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन अगर आईएफआरएस होगी तो आईएफआरएस के अंदर हम इसको ये नहीं लिखते, बल्कि हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन स्टॉक, खाली प्रीमियम ऑन स्टॉक लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं उसको प्रीमियम के अंदर डाल देंगे। ठीक है, राइट जी। इसकी आप देखें प्रेजेंटेशन क्या आ रही है, स्टॉक होल्डर इक्विटी आपने लिखी, ठीक है, ये उसके पार्शियल है, बैलेंस शीट का पार्शियल पार्ट है। स्टॉक होल्डर इक्विटी का सबसे पहला आइटम क्या है, पेड इन कैपिटल है, उसके बाद उसमें कॉमन स्टॉक किया, ठीक है। पेड इन कैपिटल के सामने भी कुछ नहीं लिखा हुआ, देखें ये हेडिंग है दोनों, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई, ये आपकी सब हेडिंग है। तो हमने कहा कि शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर दो चीजें होती है ना, अभी हम पीछे देख के आए हैं ना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अभी देख के आए हैं हम। हमने कहा कि कॉर्पोरेट कैपिटल किससे बनता है, शेयर होल्डर इक्विटी होती है ना बेसिकली। तो उसमें दो चीजें हैं, एक पेड इन कैपिटल और दूसरी चीज क्या है, रिटेन अर्निंग है। तो आपकी ये दो सब हेडिंग्स बन गई इसके अंदर। तो अभी आप आगे आके देखें, तो एक आपका पेड इन कैपिटल लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और पेड इन कैपिटल की डिटेल आ गई कि कॉमन स्टॉक है, फिर उसके एक्सेस है तो वो एक्सेस लिख दिया, तो टोटल पेड इन कैपिटल आ गया। अगर इसमें प्रेफर्ड शेयर होता है तो वो यहाँ पे हमारा साथ आता, कॉमन स्टॉक के बाद फिर प्रेफर्ड स्टॉक आता, बल्कि पहले प्रेफर्ड स्टॉक लिखते हैं फिर कॉमन स्टॉक को लिखते हैं अगर होता तो। और देखें ये सब हेडिंग ये एक इंडेंट के साथ है। दूसरी सब हेडिंग क्या है, ये सब हेडिंग नंबर 1 है आपकी, और सब हेडिंग नंबर 2 क्या है, रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी, ठीक है, वो ये आ गया। तो आपका टोटल पेड इन कैपिटल आ गया, उसके अंदर आप टोटल रिटेन अर्निंग को ऐड करेंगे और आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आ गई। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट, इसको आप बैलेंस शीट के अंदर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इशूइंग कॉमन स्टॉक फॉर सर्विसेज और नॉन कैश एसेट्स, सम टाइम आप कैश देने की बजाय आप क्या कर देते हैं, आप शेयर्स दे देते हैं। आपके शेयर ट्रेड हो रहे हैं ना मार्केट के अंदर, आपके पास अथोराइज्ड शेयर्स अवेलेबल भी हैं, आप उसको इशू कर सकते हैं। तो आप पेमेंट कैश की बजाय आप की शेयर से आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो किस चीज के लिए आप कर सकते हैं, आप सर्विसेज के लिए भी कर सकते हैं, किसी की कोई सर्विसेज आपने ली है और कैश देने की बजाय आप उसको ओनरशिप ऑफर कर देते हैं कि यार शेयर ले लो आप, ठीक है। तो शेयर लेने पे एग्री कर जाता है तो ठीक है। या फिर नॉन कैश एसेट्स, यानी नॉन कैश एसेट्स में मतलब फिक्स एसेट्स जिस तरह से आप कह सकते हैं, लैंड बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, या इक्विपमेंट वगैरह। तो आप इक्विपमेंट लेना है, आप कहते हैं चलो ओके यार शेयर्स ले रहे हैं, कंपनी के अंदर आप पार्टनर बन जाए, ठीक है, शेयर होल्डर बन जाए। कारपोरेशन में आल्सो इश्यू स्टॉक्स फॉर सर्विसेज, सर्विसेज की अटॉर्नीज के लिए या कंसल्टेंट्स के लिए, ठीक है, एग्जांपल दिया उसने, जिनकी मतलब हैवी फीस होती है ना, उनको हैवी फीस देने की बजाय आप कहते हैं शेयर्स ले लें आप उनसे। उसमें फायदा क्या होता है शेयर्स देने का, शेयर्स की अगर आपकी जो है मतलब अगर आपकी जो फीस है जिसको आपने पे करना है, फीस ज्यादा है और शेयर की वैल्यू जो है वो कम है, लेकिन शेयर मार्केट में नहीं मिल रहे आपको नए, ठीक है, मार्केट प्राइस भी उसकी कुछ अच्छी जा रही है, उसकी अच्छी वो है, तो अगर आप शेयर्स दे देते हैं तो कम वैल्यू के शेयर्स देके आप वो अपनी जो हाई फीस है उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका थोड़ा वो मार्जिन भी उसके अंदर ऐड हो जाता है। अभी ये आती है एंट्री तो मैं आपको समझ आ जाएगी। नॉन कैश के अंदर लैंड बिल्डिंग या इक्विपमेंट आपने परचेज की है, तो कैश देने की बजाय आपने क्या कहा, आपने कहा अच्छा जी शेयर्स ले लें आप, तो इसमें भी वही बेनिफिट होगा। अगर आपकी शेयर की वैल्यू अच्छी जा रही है तो आप कम शेयर्स देके आप ज्यादा वैल्यू की बिल्डिंग या इक्विपमेंट जो है वो बाय कर सकते हैं। कॉस्ट इज ईदर अ फेयर मार्केट वैल्यू, जो कॉस्ट होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, ऑफ द कंसिडरेशन गिवन अप आर द फेयर मार्केट वैल्यू। यानी फेयर मार्केट वैल्यू आप क्या है, आप कोई चीज लेना चाहते हैं, आप कहते हैं जी बताएं जी इस चीज की क्या प्राइस है, आप कहते हैं ओके जी चलते हैं, आप जो रेलेवेंट बंदा है या रेलेवेंट लोग हैं वो बताएंगे इसकी प्राइस क्या है, वो प्राइस लगाएंगे उसकी, वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अब आपने कैश नहीं देना, फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 4000 की है, लेकिन आप 5000 पे कर रहे हैं विद शेयर्स, तो जो 1000 जो है वो एक्सेस हो जाएगा, पेड इन कैपिटल से एक्सेस हो जाएगा आपका, ऑफ द कंसिडरेशन गिवन अप। तो आप गिव अप कर देते हैं उसको, उसके लिए आर फॉर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड,
विच एवर इज मोर क्लियरली डिटर्मिनेबल, जो भी आपको सही डिटर्मिनेबल होगी वो आप उसको यूज कर लेंगे इसके अंदर। इसकी एंट्री देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन आ गई इसकी। अटॉर्नीज हैव हेल्प्ड जॉर्डन कंपनी, अटॉर्नीज बेसिकली ये लायर्स ही होते हैं ना, जॉर्डन कंपनी को हेल्प किया उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने में, यानी इस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइलिंग और उसकी सारी प्ले ली, तो वो उन्होंने हेल्प किया इसको। दे हैव बिल्ड द कंपनी, उन्होंने बिल भेजा कंपनी को $5,000 का फॉर देयर सर्विसेज, $5,000 का बिल भेज दिया। दे एग्री टू एक्सेप्ट, उन्होंने कहा अच्छा जी हमारा 5,000 बनता है, लेकिन अगर आप 4,000 शेयर्स भी दे दें जिनकी पार वैल्यू $1 है, तो इट्स ओके फॉर अस, पेमेंट के तौर पे, तो हम ये लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ द एक्सचेंज देयर इज नो एस्टेब्लिश मार्केट प्राइस। अब क्योंकि अभी आपने इनकॉर्पोरेट किया कंपनी को, तो मार्केट प्राइस तो है नहीं ना इसकी, शेयर की तो मार्केट प्राइस है ही नहीं, मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहे अभी, तो आप इसकी क्या एंट्री करेंगे? अभी इनकी कोई एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्राइस तो है नहीं कि आप मार्केट से इसकी मार्केट वैल्यू उठा लें। तो क्या करेंगे इसकी एंट्री? आपने जो सर्विसेज ली हैं उसको वो एक्सपेंस बन जाएगा आपका। कौन सा एक्सपेंस बनेगा? ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए या कारपोरेशन को सेटअप करने के लिए जो आपने एक्सपेंस किया उसको आपने कह दिया ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंस। वो 5,000 आपने ले लिया। अब आपके कितने शेयर्स जा रहे हैं जी $1 के? 4,000 शेयर्स जा रहे हैं, तो वो आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, 4,000 शेयर्स आपके क्रेडिट हो गए, और वो $1,000 किधर जाएगा? वो एक्सेस में चला जाएगा। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार या प्रीमियम ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या हमने इस टर्मिनोलॉजी देखी थी? प्रीमियम, प्रीमियम ऑन स्टॉक, प्रीमियम ऑन स्टॉक भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम ऑन स्टॉक, प्रीमियम ऑन कॉमन स्टॉक कह लें, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं प्रीमियम ऑन कॉमन स्टॉक। ठीक है, इसी तरह से आपने कोई लैंड या कोई चीज ली है तो उसमें कैसे करेंगे? एथलेटिक रिसर्च इन कॉर्पोरेशन is an existing publicly held corporation. It's $5 par value stock, actively traded at $8 पर शेयर। अब इसकी मार्केट प्राइस आ गई ना, क्योंकि ट्रेड कर रहा है। अब जब ट्रेड कर रहा है तो इसकी जो ट्रेडिंग वैल्यू होगी जिस पे इसकी बाइंग सेलिंग चल रही है, वो इसकी मार्केट प्राइस होगी $8। तो कंपनी ने इशू किया है जी 10,000 शेयर्स ऑफ स्टॉक टू एक्वायर लैंड, रिसेंटली एडवर्टाइज फॉर सेल एट 90,000। 90,000 की जो है उन्होंने एडवर्टाइज की है पीस ऑफ लैंड। ठीक है, 90,000 की उन्होंने कहा है कि ये लैंड है, आप 90,000 इसकी प्राइस है, कोई भी बाय करना चाहे तो बाय कर सकता है। तो आपने क्या किया? आपने उसे बाय किया है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स। तो शेयर की जो पार वैल्यू है वो है $5। तो $5 के ऊपर आपने 10,000 शेयर्स बेचे, यानी पेमेंट के लिए यूज किए हैं, तो आपके जो 10,000 शेयर्स 5 से मल्टीप्लाई होकर 50,000 बन जाएंगे, लेकिन आप लैंड रिक्वायर कर रहे हैं कितने की? 90,000 की। ठीक है, और आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? जो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? $8। तो आप $3 जो एक्स्ट्रा बन रहा है, 8 माइनस 5, उसको भी आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 30,000। 30,000 आपका हो जाएगा उसकी वैल्यू, उसकी कैश की वैल्यू। ठीक है, लैंड हो गई आपके पास। आप पे कर रहे हैं 80,000, तो 90,000 की जगह 80,000 पे कर रहे हैं, तो आप 80,000 ही लिखेंगे। इसमें आपके शेयर्स कितने हैं जी? 10,000 शेयर्स हैं। ये फायदा हो रहा है ना आपको शेयर्स के साथ पेमेंट करने में। 10,000 शेयर्स हैं, $8 उसकी मार्केट प्राइस है, तो आपके पास टोटल जो इसकी वैल्यू बनती है वो 80,000 बनती है। तो आप लैंड ले रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ दिस, तो इन एक्सचेंज ऑफ दिस ले रहे हैं, तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसकी? यही कॉस्ट ही पड़ेगी ना। तो आपका कॉमन स्टॉक 50,000 हो गया, और आपका पेड इन कैपिटल एक्सेस इन पार जो उसकी मार्केट वैल्यू में है वो 30,000 ही हो गया। तो दिस इज हाउ you can use your common stock for the payment purposes for non cash assets। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये एनाटॉमी ऑफ फ्रॉड है। इसमें जो है, इसमें एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें एक क्वेश्चन आया था स्टार्ट में,
स्टॉक ऑप्शन का, उसका इसमें जिक्र किया हुआ है स्टॉक ऑप्शन का। द प्रेसिडेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ सेफनेट। सेफनेट एक कंपनी का नाम है। अ सॉफ्टवेयर इनक्रिप्शन, जो सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो इनक्रिप्ट करता है, ठीक है। डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं ना, जब आप डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको ये खतरा होता है कि ब्रीच हो जाएगा, दरमियान में से कोई उसे चोरी कर लेगा ना, तो उसको आप इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। आपने देखा होगा कि जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसमें भी जो आपके मैसेजेस जाते हैं वो इनक्रिप्ट होके जाते हैं। अगर दरमियान में से कोई इसको हैक कर भी ले तो उसको फिर इंक्रिप्शन होती है, कोडिंग उसकी, यानी उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो रीडेबल नहीं होता या उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। जब वापस जहाँ पे पहुंचता है रिसीविंग एंड पे, तो फिर उसकी डिक्रिप्शन होती है, तो ताकि वो रीड हो सके। तो ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन कंपनी है, वो इसने क्या किया है, इन्होंने इसमें जो कंपनी के ये लोग हैं, प्रेसिडेंट नंबर 1, एक बंदा ये हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये 2 हो गया, दूसरा पर्सन हो गया, और नंबर 3 आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, नंबर 3। 3 लोगों को ये कंपनी के अवार्ड किया गया है, स्टॉक ऑप्शन अवार्ड किया गया है बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको कहा कि इनको आप क्या करें जी, एज अ कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन पैकेज के तौर पे, यानी उनको कोई अवार्ड किया गया है कंपनसेशन के तौर पे, यानी उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया, कंपनी को बहुत ऊपर लेके गए, तो उनको अवार्ड दिया गया कि स्टॉक ऑप्शंस दिए जाएंगे। स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, ये यहाँ से उन साहब का सवाल का जवाब स्टार्ट होता है जिन्होंने कहा था कि गिफ्ट के तौर पे क्या स्टॉक्स दिए जा सकते हैं। यस, दिए जा सकते हैं। ये यहाँ से आप पढ़ें इसको। स्टॉक ऑप्शंस इनेबल एन एम्प्लॉय टू बाय अ कंपनी स्टॉक सम टाइम इन द फ्यूचर एट द प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, एट द प्राइस that existed when the stock option was awarded, यानी आज से 5 साल पहले अगर आपको स्टॉक ऑप्शन मिला था और 5 साल पहले अगर उसकी प्राइस थी $2, तो वो शेयर आपको $2 का ही मिलेगा अभी 5 साल बाद भी। अब उसकी मार्केट प्राइस होगी फॉर एग्जांपल $100, तो आपको बेनिफिट हो गया ना $98 का। तो आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप उसी प्राइस पे, जब आपको स्टॉक ऑप्शन मिली है, उस पे आप किसी भी वक्त परचेज कर सकते हैं। आपके पास अभी पैसे हैं तो आप अभी ले लें, अभी आपके पास नहीं है, बाद में लेना चाहें बाद में ले लें। या सम टाइम ये होता है कि कंपनी आपकी सैलरी के अगेंस्ट, यानी जो आपकी जो सैलरी वो देती हैं, जो पैसे देते हैं, उसके अगेंस्ट आपको स्टॉक ऑप्शन दे देती है, सैलरी देने की बजाय, कैश देने की बजाय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू रिसीव्ड अ स्टॉक ऑप्शन टुडे व्हेन द स्टॉक प्राइस ऑफ योर कंपनी वाज 30, ठीक है। कंपनी की स्टॉक प्राइस क्या है, 30 है। 3 years लेटर द स्टॉक प्राइस रोज टू $100। 3 साल बाद उसकी प्राइस हो गई $100, ठीक है। यू कुड एक्सरसाइज योर ऑप्शन, तो आप इसको क्या कहते हैं, ये देखेंगे ब्रैकेट्स के अपना कोट्स, कोट अनकोट के अंदर लिखा हुआ है एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज करते हैं स्टॉक ऑप्शन को, अपनी ऑप्शन को, एंड बाय द स्टॉक फॉर $30 पर शेयर, देयर बाय मेकिंग $70 पर शेयर। तो आप लेके मार्केट में उसको, जो उसकी मार्केट प्राइस है उस पर आप उसको सेल कर सकते हैं ना $100 के ऊपर, तो इमीडिएटली यू कैन मेक $70 पर शेयर आफ्टर बीइंग अवॉर्डेड देयर स्टॉक ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ से आगे बात शुरू होती है फ्रॉड की, कि फ्रॉड कैसे इसके अंदर हो सकता है, कैसे उसको प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर बीइंग अवॉर्डेड दिस स्टॉक ऑप्शन, द 3 एम्प्लॉयज चेंज द अवार्ड डेट। उन्होंने अवार्ड डेट को चेंज कर दिया। आज की बजाय उन्होंने क्या किया, कंपनीज company's records to dates in the past when the company stock was trading at historical low। तो उन्होंने देखा कि कंपनी का स्टॉक बिल्कुल लो था, मिनिमम था, यानी $1 पे ट्रेड हो रहा था, उस डेट उन्होंने डेट चेंज कर दी उसकी अवार्ड की ना, तो ये फ्रॉड हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल, they would choose a past date when the stock was selling for $10, एग्जाम्पल दी हुई है, $10 पे सेल हो रहा था, rather than $30 प्राइस on the actual award date, ठीक है। तो ऐसी सूरत में this would increase the profit from exercising the option to $90 per share। तो आपको अभी कितना है, अब एक्सरसाइज करेंगे तो कितना मिलेगा, पहले 70 मिला था ना आपको पर शेयर,
क्योंकि अभी उसकी मार्केट प्राइस 100 थी। अगर अब मार्केट प्राइस 100 हो और आपने 10 उसको अवार्ड डाल दी उसकी, जब उसकी 10 प्राइस थी, तो अभी आप उसके ऊपर आपको कितना मिलेगा, $90 पर शेयर मिलेगा ना। ठीक है, तो आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा, इंडिपेंडेंट इंटरनल वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आपको करनी चाहिए किस जगह पे, the company's board of directors should have ensured that the awards were properly administered, कि अवार्ड जो है वो सही तौर पे आपको उसकी निगरानी की गई है। फॉर एग्जाम्पल, द डेट ऑन द मिनट्स from the board meeting could be compared to the dates that were recorded for the awards। तो क्योंकि ये ऐसी चीजें जो है स्टॉक ऑप्शंस वगैरह जो दिए जाती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होता है ना, बोर्ड ही आपको अवार्ड कर रहा है ना। तो आप क्या करें, वो उस मीटिंग की जो कार्रवाई है जो आपने लिखी हुई है, जिसको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं, ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहते हैं, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के ऊपर डेट दी हुई होगी, तो उस डेट को आपको मैच करना चाहिए उसके साथ जब वो एक्सरसाइज करें। ठीक है, एक्सरसाइज के साथ मैच करना चाहिए और अवार्ड के साथ भी मैच करना चाहिए कि कौन सी डेट को हुई है, उस डेट को क्या वैल्यू थी आपकी स्टॉक्स की, और जब वो एक्सरसाइज करने लगे कि भाई वो मैं बाय करना चाहता हूँ, तो उस वक्त भी उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ फ्रॉड। और नॉर्मली इस तरह के फ्रॉड नहीं होते। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, जब आपका मैनुअल सिस्टम होता था, अब तो आपका कंप्यूटर ही हर चीज को याद रखता है आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक क्या है जी? ट्रेजरी स्टॉक मैंने जैसे आपको कहा था कि आप अपना कुछ स्टॉक वापस परचेज बैक कर लेते हैं, खुद ही बाय कर लेते हैं, अपना कुछ स्टॉक आप खुद ही बाय कर लेते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है? आपको लगता है कि आपका जो स्टॉक वैल्यू है, शेयर प्राइस जो है मार्केट के अंदर, वो अंडर प्राइस है, आपको लगता है इसकी वैल्यू सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप शेयर्स उठा लेंगे मार्केट से और अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे। शेयर्स उठाने का क्या फायदा होगा? आपके शेयर्स उठाने का ये फायदा होगा कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाएंगे मार्केट के अंदर, और प्रॉफिट जो है वो जब आएगा कंपनी का, तो वो कम लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपकी अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर आपका इंक्रीज कर जाएगा। डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज करेगा तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए कोशिश करेंगे। जब वो उसकी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी उस शेयर की, तो फिर उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो ये रीजन हो सकती है, उसके अलावा और रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, ये स्टॉक क्या है, हम ये कहते हैं ये पेड इन कैपिटल अकाउंट का कंट्रा अकाउंट है, पेड इन कैपिटल का कंट्रा अकाउंट है। तो इसीलिए पेड इन कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, ये स्टॉक को तो हमारा अपना ही स्टॉक है, हमने खुद ही बाय बैक किया हुआ है, और बाय बैक जब हम करेंगे तो किस प्राइस पे करेंगे वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री को भी देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रेजरी स्टॉक को हम बाय क्यों करते हैं, बाय क्यों करते हैं स्टॉक को, क्या रीजंस होते हैं? Corporations own stock that it has re-acquired, दोबारा रीपरचेज किया आपने या री-एक्वायर किया, वो इसके अंदर आता है, रीपरचेज किया फ्रॉम शेयर होल्डर्स, और वो रिटायर्ड नहीं है। रिटायर्ड का मतलब ये होता है कि आप सम टाइम उनको, यानी आपका पेपर खराब हो गया तो उसको आप उसकी जगह नया इशू कर देते हैं शेयर, उसको कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे करेंसी नोट्स जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो बैंक वाले उनको लेके उनको क्या कर देते हैं, उनको रिटायर कर देते हैं, उनको ज़ाया कर देते हैं। तो आप भी उस तरह से उसको ज़ाया कर सकते हैं। तो आपका ट्रेजरी स्टॉक रिटायर नहीं हुआ, तो आपने उसे रीएक्वायर किया, रीपरचेज किया, तो उसको रीपरचेज करने की क्या रीजंस हो सकती हैं? कॉर्पोरेशन परचेज देयर आउटस्टैंडिंग स्टॉक, किस रीजन से आप रीपरचेज करते हैं? टू री इशू द शेयर्स टू एंड एम्प्लॉयज अंडर बोनस एंड स्टॉक कंपनसेशन प्लान। बोनस में भी आप शेयर्स देते हैं, कैश बोनस की बजाय शेयर्स दे देते हैं बोनस के अंदर। ठीक है, और स्टॉक कंपनसेशन प्लान जो है ये तो हमने अभी देखा है ना स्टॉक ऑप्शन के अंदर।
कंपनसेशन के अगेंस्ट आप स्टॉक्स दे रही। कंपनसेशन वैसे सैलरी ही होती है ना, एक तरह से आप जो है सैलरी की जगह उनको शेयर्स दे रही। नॉर्मली कंपनीज के अंदर कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है, कि कंपनसेशन आपकी जितनी भी बनती है, कंपनसेशन की बजाय आपको कहते हैं चले कंपनसेशन के आपको शेयर्स दे देते हैं। तो शेयर्स की वैल्यू मार्केट के अंदर अच्छी हो तो तब ये किया जाता है, ठीक है। तो उसका उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। कंपनसेशन जब शेयर्स में मिलती है तो उसको जब वो कन्वर्ट करता है कैश के अंदर तो ज्यादा कैश बन जाता है उसका, क्योंकि उसके ऊपर उसको प्रीमियम भी मिल रहा होता है। टू एनहांस द स्टॉक मार्केट वैल्यू, ये मैंने अभी आपको बताया, आप इंक्रीज करना चाहते हैं स्टॉक की मार्केट वैल्यू को। जब उसके शेयर्स कम होंगे तो उसके ऊपर जो डिविडेंड्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, तो ज़्यादा लोग उसको बाई करेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी शेयर वैल्यू भी बढ़ जाएगी। टू हैव एडिशनल शेयर्स अवेलेबल फॉर यूज इन द एक्विजिशन ऑफ अदर कंपनी, तो आप दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आप शेयर्स को यूज कर सकते हैं कैश, ठीक है। टू इंक्रीज अर्निंग शेयर, शेयर तो वैसे ही बढ़ जाएगी, जब आप शेयर्स को उठाएंगे तो पीछे जो शेयर्स हैं वो कम रह जाएंगे, तो अर्निंग पर शेयर जो नहीं आपकी प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा कम। ठीक है जी। परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे? अब आपने परचेज किया तो आप जब परचेज करेंगे तो ट्रेजरी स्टॉक को आप कर देंगे, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि ट्रेजरी स्टॉक क्या करता है, जब आप ले रहे हैं तो डेबिट, तो जब आप एसेट लेते हैं तो कंट्रा अकाउंट है। परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक रिड्यूसेस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, यानी आपने जितना स्टॉक बाय कर लिया, बाय बैक कर लिया, तो उतनी आपकी इक्विटी कम हो जाएगी ना, यानी आपके उस इक्विटी के अगेंस्ट कैश कम हो जाएगा ना, आप कैश दे के ही आपने एक्वायर किया ना, तो इसीलिए ये कंट्रा अकाउंट है और आपकी इक्विटी को डिक्रीज करता है। डू नॉट हैव डिविडेंड राइट, जो कम, तो वो क्या होगा आपका, उससे वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा आपको, कंपनी को मजीद, यानी खुद से वो वोटिंग राइट ले ले या खुद से वो क्या करे जी, डिविडेंड उसके अंदर उससे डिविडेंड भी रिसीव करे, ऐसा नहीं होता। तो डिविडेंड राइट और जो वोटिंग राइट है ट्रेजरी स्टॉक का वो नहीं होता, ठीक है। देखिए जी, इलिस्ट्रेशन आ गई हमारे पास। देखिए पेड इन कैपिटल दिया हुआ है, कॉमन स्टॉक दिया हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, $5 पार वैल्यू है और 400,000 शेयर्स जो है वो ऑथराइज्ड है, यानी इतने शेयर्स आप इशू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा असल में कितने इशू किए हैं आपने, आपने इशू कम किए हैं, 100,000 शेयर्स इशू किए हैं और ये पूरे के पूरे 100,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है। तो आपका एक शेयर 5 का है और आपने 100,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, तो आप 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है। और रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी है ऑलरेडी, 200,000 है, तो दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आ गई है, ठीक है। इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, कौन सी एंट्री का कह रहा है। ऑन February 1, 2014 मीड acquires 4,000 shares of its stock at $8 per share, कितने, 4,000 शेयर्स उसने कहा कि एक्वायर कर लेते हैं, हम ले लेते हैं। तो आपने 4,000 शेयर्स ले लिए, उसकी कितनी प्राइस है जी, $8 पर शेयर उसकी प्राइस है। तो हम क्या करेंगे जी, ट्रेजरी स्टॉक आप कहेंगे $8 के हिसाब से आपने लिया है, तो आपको क्या प्राइस पड़ी इसकी, 4,000 टाइम्स 8 तो 32,000 हो गया आपके पास। कैश कितना आपने दिया, कैश भी 32,000 दिया आपने, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके ऊपर आप यहाँ पे लेस कर देंगे ट्रेजरी स्टॉक ऑफ 4,000 शेयर्स,
-32,000 कर दिया, ठीक है। तो आपकी टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या कॉमन शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है वो उतने से कम हो जाएगी 32,000 से, इतना कैश निकल गया उससे, ठीक है। बोथ द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 100,000, आउटस्टैंडिंग 96,000। अच्छा देखें पहले कितने थे आउटस्टैंडिंग, 100,000 थे ना, 4,000 आपकी में आ गए, 4,000 आ गए इसके अंदर, यहाँ से 4,000, 100,000 थे ना पहले, तो ये यहाँ पे आ गए। तो अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितने रह गए, 96,000 आउटस्टैंडिंग रह गए। अब अगर आपका कोई प्रॉफिट शेयर होता है तो वो कितने पे शेयर होगा, डिवाइड होगा, 96,000 पे होगा ना, इंस्टेड ऑफ 100,000 96,000 पे होगा, तो आपका डिविडेंड इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। द परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक रिड्यूसेस द कुशन, कैश कम कर देता है ये, ठीक है। अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। A restriction for the cost of treasury stock purchased is often required, यानी कितना ट्रेजरी स्टॉक के अंदर आप कितना बाय कर सकते हैं मैक्सिमम, इसकी लिमिट का अगर आपको पता हो तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे होगा ताकि प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह आप लगाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, इसको हम देख लेते हैं। या above स्टॉक, बिलो स्टॉक, चल ठीक है, टाइम खत्म हो गया, हम यहीं पे खत्म करते हैं। डिस्पोजल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक पे या इस स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कॉर्पोरेशंस को हम कंप्लीट कर लें, डिविडेंड्स को भी देख लेंगे, रिटेन अर्निंग को भी देख लेंगे, हम रिटेन अर्निंग की जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको भी देख लेंगे कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अलग से बनेगी और उसकी वैल्यू फिर यहाँ पे रिपोर्ट होती है रिटेन अर्निंग की, ये रिटेन अर्निंग की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ आप रिपोर्ट कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनती है, ठीक है। लेकिन ये आपकी पब्लिक नहीं होती, ये एज आप कह लें इसको नोट्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन आएगी। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखा था, हमने उसके कहा था कि ये हम प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये सर हेलो सर, ये सारी चीजें, ठीक है जी। सर बोले जो जी जी बोले। आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 4,000 कम क्यों हुए हैं? 96,000 शेयर तो आउट। कंपनी के पास आ गया ना, हाँ, टोटल उन्होंने 4,000 शेयर्स मतलब खरीदे हैं। 4,000 आपने ओके, रीपरचेज कर लिया ना आपने अपने शेयर्स, तो वो आउटस्टैंडिंग तो ना रहे ना आपके, अच्छा वहां से कम हो गए, यहाँ पे आ गया ना, ये देखिए ये सर। 4,000 यहाँ पे नजर आ रहे और ये क्वेश्चन हैं, है ये कि 4,000 नजर आ रहे हैं, यहाँ से 4,000 कम हो गए उन्होंने प्राइस बढ़ा के क्यों खरीदे? सेम प्राइस में भी तो जी। खरीद कर सकते थे ना, $5 पर वैल्यू पर नहीं शेयर। उन्होंने नहीं बढ़ाई प्राइस, वो मार्केट में $8 पर शेयर बिक रहे थे ना, तो मार्केट से उठाया उन्होंने, अच्छा मार्केट से उठाए हैं, अपनी कोई उनकी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने बाय बैक कर लिए, मार्केट प्राइस $8 थी ना उसकी, जी ये इसकी स्टॉक की मार्केट प्राइस है $8। अगर आप पीछे पीछे वाले एग्जांपल में जाएंगे उसी को लेके चल रहा है ये, तो ये मार्केट प्राइस है उसकी, जी सर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें $5 पार वैल्यू है स्टॉक की, और एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं $8 पे, तो ये $8 उसके मार्केट वैल्यू है, इस पे उठाए हैं उसने, इससे कम पे तो नहीं मिलेंगे ना, मार्केट से हाँ ही उठा सकते हैं ना, जो ठीक है आपने सर। आपके हाथ से चले गया वापस लेने हैं, तो वो आप ज्यादा वैल्यू पे उठाएंगे ना, जो जिस पे ट्रेडिंग हो रही है उसी उठाएंगे, तो इसीलिए तो आपकी जो वो जो शो हो रही है यहाँ पे चीजें, वो इसी तरह से है कि आपका जो 100,000 थे उसमें से 4,000 आपने वापस ले लिए, इसीलिए उससे आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, लेस करें। आप कहते हैं कि ये ट्रेजरी स्टॉक जो है ये क्या है, ये कंट्रा
इक्विटी अकाउंट है, तो ये रिड्यूस करता है इक्विटी को। तो आपने इक्विटी के 2 आइटम्स लिखे थे ना, नंबर 1 यस पेड इन सर। कैपिटल लिखा था, नंबर 2 आपने रिटेन अर्निंग लिखा था, तीसरे में आपने क्या किया, तीसरे में आपने जो उसका कंट्रा था वो लिख दिया, लेस कर दिया आपने, तो अच्छा आपकी सर, वैल्यू जितनी भी बन रही थी वो लेस होके ही होगी। जब भी हम ट्रेजरी जी, अकाउंट के जो शेयर्स हैं फिर हम बेच देते हैं वापस मार्केट के अंदर, वो तो आएगा फिर ना आगे, हाँ, आगे यही है ना, अच्छा सर ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे हम आगे। सही है सर। मतलब ट्रेजरी स्टॉक जितने भी जी, खरीदेंगे उससे हमारी इक्विटी हमेशा कम होगी कंपनी की। हाँ जी, जब उसको फिर हम सेल करते हैं तो फिर वो हमारी इक्विटी इंक्रीज इक्विटी करता है, बढ़ाएगा। ये इक्विटी को डिक्रीज करता है ना। यस हाँ, सर, इट इज कंट्रा इक्विटी अकाउंट बेसिकली क्या ऑफ है, इक्विटी। इक्विटी पार्ट है ना, देखिए ना इक्विटी क्या है, इक्विटी क्या इक्विटी है, इज द वर्थ आप ऑफ सिंगल ओनर को, कंपनी। यस सर। सिंगल ओनर को देखे ना, सिंगल ओनर को देखिए, सिंगल जी ओनर ने सर। कितने पैसे कंपनी के अंदर डाले हुए हैं, कितने एसेट्स डाले हुए हैं, यही इक्विटी है ना। ओके, अगर वो तो ट्रेजरी आप वो स्टॉक पे कितने, पैसे आप डालेगा वो तो मतलब, वापस निकालें, हाँ, वो कंपनी वापस से तो निकाल पैसे लेंगे ना निकल रहे आपसे। हैं। ये सर, हाँ, ये तो बात। इसीलिए वो सब्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ से। ओके सर, सही है सर, क्लियर। कैश तो जा रहा है ना आपका, ट्रेजरी स्टॉक बिल्कुल, की देखिए एंट्री अभी आपने की है, तो कैश तो जा रहा है ना आपका, बिल्कुल सर। तो कैश जा रहा है तो आपकी इक्विटी को डिक्रीज करके जा रहा है ना, साथ किसी के ऊपर इम्पैक्ट भी तो करके जा रहा है ना, वो इक्विटी को डिक्रीज कर रहा है और फिर निकल रहा है कैश, ठीक है। ठीक है। और ट्रेजरी स्टॉक इज नथिंग न्यू, वही स्टॉक होता है जो आप रीपरचेज कर लेते हैं, तो उसका नाम आप कह देते हैं कि ये ट्रेजरी स्टॉक है। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, ट्रेजर का क्या मतलब होता है, खजाना ना, ट्रेजर का मतलब खजाना होता है ना। जी ट्रेजरी सर। स्टॉक मतलब ये आपके पास स्टोर में पड़े हुए हैं, ये आपके खजाने में पड़े हैं, स्टोर हो गए हैं आपके पास ना स्टॉक, आप इनको किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इनको इस्तेमाल करते हैं, इनको कब सेल करना है, ठीक है, उससे बेनिफिट लेते हैं आप, और रीपरचेज भी इसीलिए करते हैं, स्ट्रेटेजी के थ्रू ही रीपरचेज करते हैं आप, मार्केट को आप मूव करते हैं।